नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। अब दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के कंबाइंड सिलेबस को अध्ययन कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने पेपर जो फर्स्ट है लगभग कंप्लीट कर लिया है और उसमें कुछ हमने पेपर सेकंड के भी टॉपिक्स को देखे हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया। अब जो ये आज का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है या जो चल रहा है, ये मेनली आपका मेन रूप से पेपर सेकंड के लिए है। फर्स्ट में यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन सेकेंड में भर भर के क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम पेपर सेकेंड को समझते हैं और यहाँ से जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है उसको समझते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्री यानी कि रेखा गणित। देखिए, अब रेखा गणित का जो अगर विस्तार आप देखें तो ये बहुत लंबा है, पूरी पूरी किताब इस पे है। तो हम कहाँ तक पढ़ें, क्या छोड़ दें, हमारे सिलेबस के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम समझते हैं। देखिए, बात करें अगर ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री मीन्स रेखा गणित, यानी कि इसमें हम त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, रेखा हो गया, वृत्त हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, तमाम चीजें हैं, हम सबको कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन आज जो बेसिक क्लास है ये ज्योमेट्री की, इसमें हम थ्योरी क्लास देखते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको समझते हैं, फिर हम एक एक करके सबको कवर करेंगे। ठीक है, देखिए ज्योमेट्री की बात करें, नाम में ही आपको लग रहा है रेखा गणित, यानी कि आप जो चीजें पढ़ेंगे सब यहाँ रेखा का खेल रहेगा। जैसे हम कह दें आयत के बारे में, तो आयत देखिए, ये भी रेखा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि रेखाओं के मिलने से ही आयत बनता है। या हम त्रिभुज की बात करें, वर्ग की बात करें, किसी की बात करें, वो सब का निर्माण रेखाओं की मदद से ही होता है। अगर यही रेखा टेढ़ी हो जाएगी तो वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो तात्पर्य यही है कि इन सब चीजों का या इन आकृतियों का जो अध्ययन हम करते हैं वही हमारा रेखा गणित है। अब समझिए, किसी भी आकृति को हमें ड्रॉप करने के लिए या बनाने के लिए हमें ऐसे पेन रखना पड़ेगा, और जैसे ही हम पेन रखेंगे यहां एक बन जाता है क्या, बिंदु, यानी कि पॉइंट। क्या बन जाता है, बिंदु। तो यहीं से स्टार्ट होती है रेखा गणित की। ठीक है, कागज पर पेन द्वारा, पेंसिल द्वारा या किसी के द्वारा जो पहला पॉइंट होता है, जो पहला संकेत होता है, वही क्या होता है, हमारा बिंदु होता है। क्लियर हुआ? एक एक टॉपिक को अच्छे समझिएगा। अब ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये बिंदु यहाँ है, इसके बगल में एक है, इसके बगल में, 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 इसके, तो अगर हम इन बिंदुओं को मिला दें, एक यहां बिंदु, एक यहाँ, ये पहला वाला, ये लास्ट वाला, तो इस भाग को हम कहते हैं रेखा खंड। क्या कहते हैं, रेखा खंड। समझ में आया? अर्थात रेखा खंड एक ऐसी रेखा है जो दो बिंदुओं को मिलाने से बनती है। जैसे हम कह दें कि एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, इसको आप मिला दीजिए तो ये क्या हो गया, रेखा खंड। क्लियर? अब इस रेखाखंड के एक तरफ बिंदु हो, दूसरी तरफ तीर बना हो, तो इसको हम कहते हैं किरण। अब देखिए, अंतर समझते रहिएगा। अब इसको हमने रेखाखंड क्यों कहा, इसको किरण? देखिए, रेखाखंड मतलब जो दो बिंदुओं से बना हो, अर्थात हमने जैसे कह दिया ना, ये मार्कर क्या है, एक तरह से रेखाखंड है, इसके आगे और इसके पीछे ये बढ़ेगा नहीं, अब हो गया, यहीं तक रहेगा। ठीक है, और मान लीजिए हमने इसको ऐसे ढक दिया है, हमने कहा ये क्या है, अब आपको तो पता है नहीं, हो सकता हो यहां तक लंबा हो। ठीक है, तो कहां तक है हमको नहीं पता, यानी कि जब हमें पता ना हो कि इसकी लंबाई कितनी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, किरण। किधर, एक तरफ लंबाई कितनी है जब ना पता हो, उसको हम क्या कहते हैं, किरण। जैसे सूर्य की किरणें हम बोलते हैं, सूर्य की रेखा नहीं बोलते। सूर्य की किरणें जब आती हैं, सूर्य से निकल करके कहां तक जाती हैं पता नहीं, ब्रह्मांड कहां तक फैला कोई नहीं जानता, तो कहां तक जाती हैं पता नहीं। तो ऐसी आकृति को या ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, किरण। ठीक है, क्या कहते हैं, किरण। लेकिन जब ये दोनों तरफ बढ़े, अर्थात पता ही ना हो कि कहां से आ रहा है कहां जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं रेखा। अब इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसको हम और आसान शब्दों में आपके लिए बनाते हैं। देखिए, रेखा मतलब एक ऐसी लाइन जिसका कोई अंत ना हो,
ठीक है, दोनों तरफ एरो लगा है। तात्पर्य यह है कि इस रेखा को हम, जैसे मान लीजिए एरो लगा है, इसका मतलब हम इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। जब किसी रेखा को दोनों तरफ बढ़ा सकते हो उसको हम बोलते हैं रेखा। जब किसी लाइन को हम एक तरफ बढ़ा सकते हो उसको बोलते हैं किरण। और जब किसी रेखा को हम एको तरफ नहीं बढ़ा सकते उसको क्या बोलते हैं, रेखा खंड। क्लियर हुआ? यहां तक ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ रहिएगा। देखिए, टॉपिक है हमारी थ्योरी क्लासेस, तो एक एक टर्म्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे और क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। देखिए, अगर ये रेखाएं मान लीजिए ऐसे ऐसे हैं, एक दूसरे को कहीं पे क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो इनको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, यानी कि ये रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर ये रेखाएं मान लीजिए ऐसे हैं, ऐसे ऐसे, बात को समझिएगा ध्यान से। अगर आप देखें तो इन दोनों रेखाओं के बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये दूरी हमेशा बराबर है, हमेशा। इनको हम चाहे जहां मन तहां तक बढ़ा दें, ये कभी भी मिलेंगी नहीं, कभी नहीं मिलेंगी। अर्थात जब दो रेखाएं अनंत तक या बहुत दूर तक या कभी न मिले, जब दो रेखाएं इस प्रकार हो वो कभी न मिले तथा उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे, तो ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। सम अंतर से मिलके बना है समांतर रेखाएं। समांतर मतलब जो समान अंतर पे दो रेखाएं हैं जो कहीं नहीं मिलती, उनको हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। समझ में आया? जरूरी नहीं है समांतर रेखाएं ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकती है। देखिए, इनकी भी दूरी समान है और ये भी कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आपसे परिभाषा में पूछता है कि निम्नलिखित में से समांतर रेखाएं कौन सी हैं, तो अगर आपको आकृति दी है तो आप कर सकते हो, या आपसे कोई आकृति बना के दे देगा, कहेगा इनमें समांतर रेखाओं का प्रयोग बताइए, तो आपको नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, और समांतर रेखा की परिभाषा पूछेगा तो दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहे तथा वो कभी न मिले, उनको हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, अब ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, वक्र रेखाएं, या क्या कहते हैं, वक्रीय रेखाएं। क्या कहते हैं, वक्रीय रेखाएं। क्लियर हुआ? देखिए, अब रेखाओं की और भी चीजें हैं, और भी फैक्ट्स हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम कवर नहीं करेंगे। हम सिर्फ उतना कवर करके चलेंगे जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये बात हो गई रेखा गणित के बेसिक शुरुआत की। अब अगर ये रेखाएं, जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा ऐसे है, इस पे अगर एक रेखा आके मिल जाती है, यानी कि यदि दो रेखाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, जैसे ये दो रेखाएं हैं, कोई मतलब नहीं है। अब ये वाला अगर यहां टच कर जाए या यहां टच कर जाए, तो हम क्या कहेंगे, इन रेखाओं से निर्माण होता है कोण का। किसका? कोण का। जब दो रेखाओं के बीच एक बिंदु उभयनिष्ठ हो या एक बिंदु पर मिलती हो, तो हम क्या कहते हैं, या किसका निर्माण होता है, कोण का। ठीक है, किसका? कोण का। तो चलिए, हर चीज को हम अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, कोण भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए, ये रेखाएं हैं, ये एक बिंदु पर मिल गई, तो ये कोण बन गया हमारा। अब कोण कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम समझते हैं कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, अब बात को समझिएगा। अगर कोण की वैल्यू, कोण को हम इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, 0 से ज्यादा लेकिन 90 से कम है, अगर कोण की वैल्यू 0 से ज्यादा लेकिन 90 से कम है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। क्या कहते हैं, न्यून कोण। ठीक है, आगे, यदि
कोण की वैल्यू, यदि कोण की वैल्यू यानी कि एंगल मान लीजिए हमारा कितना हो, 90 डिग्री हो, तो हम उसको कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए हमने कहा 50 अंश, क्या है? तो 50 अंश 90 से तो कम है, तो ये न्यून कोण। हमने कहा 88 अंश 90 से कम है, तो क्या होगा? न्यून कोण। हमने कहा 90 अंश, ये क्या है? समकोण। लेकिन अगर मान लीजिए कोण की वैल्यू 90 से ज्यादा हो गई, जैसे मान लीजिए 122 हो गई, 120 हो गई, 125 हो गई, यानी कि कोण की वैल्यू 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, तो इसको हम कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण। समझ में आया? समझ में आया आपको? देखिए 90 के बराबर समकोण, लेकिन 90 से ज्यादा हो गया, जैसे 91 हो गया, 95 हो गया, 98 हो गया, 110 हो गया, 130 हो गया, 175 हो गया, लेकिन 180 से कम, तो उसको हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। अब अगर कोण 180 के बराबर हो गया, 180 का ये सिंबल है, ठीक है, 180 के बराबर हो गया, कोण हमारा 180 के बराबर हो गया, तो इसको हम बोलते हैं रिजु कोण। रिजु कोण, या इसका एक और नाम है सरल रेखीय कोण। ठीक है, सरल रेखीय कोण। क्लियर हुआ? आगे देखिए, अब अगर आपको एक कोण और आता है, जैसे ऐसे है, ठीक है, आपको मान लीजिए ये कोण दिया है 210, आपसे इसके पीछे वाला कोण पूछ लिया, तो इसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। पीछे वाले कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, अब ये बिंदु है, इस बिंदु के चारों ओर के कोण को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 360 के बराबर। ठीक है, कितने होते? 360 के बराबर। तो कोणों के प्रकार में हमने क्या सीखा? न्यून कोण जो कि 0 से ज्यादा होगा, 90 से कम होगा। समकोण जो कि सीधा 90 के बराबर होगा। अधिक कोण जो 90 से ज्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा। सरल कोण जो कि 180 के बराबर होगा। इतना हमको कम से कम आना चाहिए। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण के बारे में बताया आपको, एक दिया रहेगा, उसके पीछे का आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को हम कवर करते हैं। तो ये आपका हो गया कोण वाला टॉपिक। आपने ये भी देख लिया, आपने ये भी देख लिया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अच्छा, यही आपको नीचे करते हैं, 1 मिनट रुकिए जरा सा, गला में खराश। देखिए, कोण हमने पढ़ लिया। दो रेखाओं के निर्माण से क्या बनता है? कोण। लेकिन अब अगर मान लीजिए यहां पे अगर 3 रेखाएं आपस में मिल जाएं, 3 रेखाएं, जैसे ये 2 रेखाएं थी, इसको एक और मिला दे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे त्रिभुज। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। यानी कि जब 3 भुजाएं मिल जाती हैं तो निर्माण होता है त्रिभुज का। किसका? त्रिभुज का। एक भुजा से रेखा, दो भुजा से कोण, तीन भुजा से त्रिभुज। तो अब हम समझते हैं त्रिभुज के विषय में। देखिए, त्रिभुज की बात करें तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। बंद मतलब ये पूरा क्लोज्ड रहना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि 2 भुजाएं ऐसे हो, तीसरी वाली यहां हो, तो ये त्रिभुज थोड़ी है। त्रिभुज मतलब बंद आकृति, यानी कि पूरा ऐसे पैक हो। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर है, तो हमारा त्रिभुज कैसे बनेगा? तो हमारा त्रिभुज बनेगा ऐसे। देखिए, तीनों की तीनों भुजा
बराबर है। तो ऐसे त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अगर दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है, तो हम जो त्रिभुज बनता है, जैसे इसमें ये भुजा बराबर है, ये इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब अगर इक्को भुजा बराबर नहीं है तो उसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हो। इसके बाद अगर दो भुजा बराबर है तो उसको हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। अगर दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु। इक्को बराबर नहीं है तो विषम बाहु। विषम बाहु। अर्थात हमने देखा भुजाओं के आधार पे, भुजा मतलब रेखा के आधार पे त्रिभुज के कितने प्रकार हमने देखे? तीन। त्रिभुज के कितने प्रकार? तीन। ऐसे ही कोण के आधार पे, कोण के आधार पर अगर हम देखें एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण या तीनों कोण 90 से कम हो, उसको हम कहेंगे न्यून कोण। क्या कहेंगे? न्यून कोण। बात को समझिएगा। जैसे हमने कहा ये त्रिभुज है, ये 80 डिग्री है, ये 70 है, मान लीजिए ये 30 है, तो ये कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण, क्योंकि इनमें कोई भी 90 से ज्यादा नहीं है और ना तो 90 है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? न्यून कोण। लेकिन तीनों कोणों में से अगर एक 90 हो गया, बाकी दो जो मन तो रहे, कोई मतलब नहीं है, अगर एक कोण 90 हो गया तो उसको हम कहेंगे समकोण। अगर एक कोण 90 हो गया तो उसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। एक कोण कितना हो गया? 90। और अगर एक कोण 90 से ज्यादा, मान लीजिए 120 हो गया, 130 हो गया, 125 हो गया, तो उसको हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, जैसे यहां पे आया था ना अधिक कोण त्रिभुज, अगर इसमें हम बना दें तो ये बन जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर हुआ टॉपिक्स? देखिए अभी थ्योरी क्लास चल रही है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि तीन बंद कोई ऐसी आकृति जो बंद हो, तीन भुजाओं से बनी हो, उसको हम त्रिभुज बोलते हैं। अगर भुजाओं के आधार पे देखें, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो कौन सा? समबाहु। समबाहु। अगर दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु। समद्विबाहु। एक कौ भुजा बराबर नहीं है, विषम बाहु। विषम बाहु। अब फिर हमने कोणों के आधार पे देखा, तो यहां भी तीन प्रकार के, सभी के सभी कोण 90 से कम हो तो न्यून कोण। न्यून मतलब छोटा। तीनों में से एक कोण अगर 90 के बराबर हो गया तो समकोण। तीनों में से एक कोण 90 से ज्यादा हो गया तो अधिक कोण। क्लियर? और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सवाल में खूब दबा के पूछता है ये। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषम बाहु हो, समकोण हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, कुछ हो, सब के सब में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, कोणों के प्रकार में हमने डिस्कस कर लिया, हमने रेखा के प्रकार में डिस्कस कर लिया, कोणों के प्रकार को हमने देखा। अभी परेशान ना होइए, अभी जो सवाल लगेगा तो हम आपको फॉर्मूला भी बताएंगे किसका क्या फॉर्मूला है। अभी हम बस केवल थ्योरी की क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ केवल थ्योरी की क्लास में हम चलेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चीजों को समझते हैं।
हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्या पढ़ा भैया? हमने पढ़ा त्रिभुज। क्या पढ़ा हमने? त्रिभुज। क्या पढ़ा हमने? त्रिभुज। अब समझिएगा, हमने पढ़ा कि अगर 3 बंद रेखाओं से त्रिभुज बन रहा है तो 4 बंद रेखाओं से क्या बनेगा भाई? 4 बंद रेखाओं से क्या बनेगा? इससे भी तो कुछ बनना चाहिए। बिल्कुल बनता है। अगर 4 बंद रेखाएं हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ये है, ये है और ये है। अगर आप ध्यान दें तो ये रेखा एक दूसरे के समांतर है ना? ऐसे टेढ़ा टेढ़ा है और ये ऐसे टेढ़ा टेढ़ा है। तो अगर 4 रेखाओं से या दो दो समांतर रेखाओं से जो आकृति बनती है, बंद आकृति, उसको हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहां पे समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी, जिसमें ए बी समांतर है सी डी के या डी सी के, और उधर बी सी है ए डी के। समझा? बी सी है ए डी के। ठीक है, फिर से क्लियर हो जाइए। दो दो या 4 समांतर रेखाओं से बनी आकृति को, बंद आकृति को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं तथा बराबर होती हैं। ये देखिए, ये दोनों बराबर है। ठीक है। अब अगर समांतर चतुर्भुज को हथौड़ी से ठोक ठाक दीजिए, थोड़ा सा इधर ठोक दीजिए, तो ये इस आकृति में आ जाता है। किस आकृति में? इस आकृति में। इसको हम बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? आयत। समांतर चतुर्भुज से ही निर्माण होता है आयत का। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यही अंतर होता है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछता है प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। समांतर चतुर्भुज और आयत में यही अंतर है कि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये और ये, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन अंतर क्या होता है? इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसमें 90 डिग्री नहीं होता। इसमें ये विकर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें विकर्ण बराबर होते हैं, यहां भी विकर्ण क्या होता है? बराबर होता है। अंतर किसमें होता है? केवल और केवल प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है आयत में। समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने आपको क्या बताया? आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हैं तो किसका निर्माण होता है? समांतर चतुर्भुज का। और फिर उसी को ठोक बजा देंगे तो आयत का। अब अगर चारों भुजाएं बराबर और समांतर हो, देखिए समांतर होता है हल्का सा टेढ़ा, चारों भुजाएं बराबर हो और समांतर हो, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके, तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। अंतर समझिएगा, ये समचतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज था। तो समचतुर्भुज की जब पीठ पाट देंगे तो ये सीधा हो जाएगा। और देखिए चारों भुजाएं बराबर हैं और ये निर्माण करता है वर्ग का। इसमें भी अंतर यही होता है, ये प्रत्येक डिग्री 90 अंश की। ठीक है, या प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। समझ में आया आपको? दोनों में अंतर समझ लीजिए। यहां पर विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं, देखिएगा यहां पे विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं, लेकिन यहां पर प्रत्येक कोण ही 90 डिग्री का होता है। कितना? 90 डिग्री का। समझ आपको? चारों थ्योरी को फिर समझ लीजिए एक बार ध्यान से। समांतर चतुर्भुज क्या है? दो समांतर से बना चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर के साथ बराबर भी होती हैं। समांतर चतुर्भुज का ही रूप है आयत। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी सब चीज बराबर होती हैं। ऐसे ही समचतुर्भुज में 4 की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता।
90 डिग्री किस में होता है? वर्ग में। क्लियर हो गया? किस में होता है? वर्ग में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थ्योरी की जो ये क्लासेस हैं इसको आप थोड़ा सा ध्यान समझे रहिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से आपका काम हो जाए। ठीक है, देखिए ये थ्योरी की क्लास है, इसके बाद हम लोग सवाल को भी समझेंगे कि सवाल हमारे कैसे लगते हैं कैसे नहीं लगते, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये हो गई चर्चा त्रिभुज की, चतुर्भुज की। आज हम देखिए फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, आज केवल थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर हो गया आपका? चलिए अभी एक छोटा टॉपिक है उसको भी कवर कर ले पहले, फिर हम आगे चर्चा करें। देखिए अगर दो समांतर रेखाएं इस प्रकार हो कि उनको एक तीसरी समांतर रेखा काटती हो, कुछ ऐसे, तब यहां पे कुछ रूल आता है, उसको हम जरा समझ लेते हैं। देखिएगा जैसे ये कोण और ये कोण, जैसे मान लीजिए ये है 1 ये 2, तो यहां पे कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे। इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यानी कि जो ऐसे डमरू जैसा जो बना रहेगा, डमरू जैसा, वो कोण सब के सब बराबर होंगे। कब? जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटेगी तब। ठीक है, जैसे कि ये कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये कोण भी आपस में बराबर होंगे और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो जब एक्स जैसा आकृति आ जाए ऐसा ऐसा, तो उसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अगर हम कह दें इसकी वैल्यू 50 है तो ये 50 ऑटोमेटिक हो जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली बात समझते हैं। ये हो गया एक्स जैसा आकृति हो गया। दूसरा समझिएगा, देखिए दूसरा देखिए यहां पे कोण 2, अब ये मान लीजिए 3 है ये 4 है, कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के, यानी कि ये वाला बराबर होगा इसके। कैसे? इसको हम कहते हैं संगत कोण। संगत कोण जहां पे एफ आकृति वाला मिल जाए तो ये और ये बराबर होंगे। एफ मतलब, अगर जरा आप गौर करें, इसको इग्नोर मारें, ध्यान से अगर आप देखें, देखिए ये क्या बन रहा है? ये एफ बन रहा है। तो जब आपको एफ जैसा आकृति मिल जाए तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? संगत कोण। संगत कोण। अब ये एफ कैसे भी हो, एफ ऐसे हो तो भी माना जाएगा, ऐसे लेटा हो तो भी माना जाएगा। तो देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। इसके हिसाब से अगर इसको हम यहां चिपका दें तो आप देखेंगे ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं संगत कोण। एफ आकृति क्या होती है? संगत कोण। इसके बाद में आपको बता दें कि आपका, देखिए अब ये थोड़ा सा हम आपको डिलीट कर रहे हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, आप केवल लेटर से ध्यान रखे रहिएगा, आप समझ जाएंगे। देखिए देखिए यहां पे आपका अगर ये कोण 2 था, मान लीजिए 2 था, ठीक है, और ये कोण मान लीजिए 3 था, तो यहां पे कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया? इसको कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं? एकांतर कोण। कैसे? देखिए समझिएगा, जो जेड आकृति जैसा हो, जेड, जब अब ये चाहे उल्टा जेड हो, चाहे ऐसे जेड हो, चाहे ऐसे जेड हो, जैसे भी हो, तो जेड आकृति जहां दिख जाएगी वहां पर ये दोनों कोण बराबर होंगे। जेड आकृति में ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। आप जरा यहां जरा गौर करिएगा, देखिए ये जेड बन गया तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। समझ में आया? ये थ्योरी जरा ध्यान से समझे रहिए क्योंकि सवाल पूछता है आपसे दबा के एकदम, ताकि हम लोग इसको एकदम निर्धल्य से एक चक्कर में उड़ा दें। ठीक है, तो थ्योरी है, थ्योरी क्लास को अच्छे समझे रहिएगा। ठीक है, अब थ्योरी की क्लासेस जो है हमारी यहां तक कंप्लीट हमने कर लिया है। अब एक दो टॉपिक्स और रह गए हैं, उसको जरा ध्यान समझिएगा। जैसे त्रिभुज के टर्म में है कि कोई त्रिभुज कब बनेगा, यानी कि त्रिभुज की कंडीशंस क्या है। कंडीशन क्या है? देखिए कंडीशन क्या, ध्यान समझिएगा। अगर आप दो छोटी भुजाओं को जोड़ें
दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से ज्यादा हो तभी त्रिभुज पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। जैसे हमने कहा 3, 5 और 9, क्या ये त्रिभुज बनाएगा? आप छोटी भुजाओं को जोड़िए, 5, 3, 8 और ये 9, होगा? नहीं होगा। तो ये त्रिभुज कभी जिंदगी में नहीं बनाएगा। ठीक है, ये कंडीशंस है, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होगा, 100% ज्यादा होगा, तभी त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये है त्रिभुज का बनने की कंडीशंस। समझ में आया आपको? देखिए, फिर हम आपको सवाल दे रहे हैं। ऐसे हमने कहा भुजा मान लीजिए 16, 18 और 35, और इधर हम दे रहे हैं आपको 16, मान लीजिए 15 और आपको हमने दे दिया 28। बात को समझिएगा, सवाल हमारा क्या है, समझिएगा। देखिए, हमारा सवाल क्या है, रेखा गणित के अनुसार हमारा सवाल यह है कि तीन भुजा आपके पास है, 16, 18, 35, इधर है 16, 15, 28। तो बताइए निम्नलिखित में से किन भुजाओं से त्रिभुज बनना संभव है? हमारी थ्योरी क्या है? हमारी थ्योरी है कि दो छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे, वो तीसरी जो बड़ी भुजा है उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर हम यहां 16 और 18 को जोड़े तो हमारा आएगा 34, जो कि 35 से क्या है, 35 से कम है, इसलिए यहां पर त्रिभुज नहीं बनेगा। यहां हम बात करें 16 और 15, 31 है, जो कि 28 से ज्यादा है, तो यहां पे त्रिभुज बनेगा। आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, थ्योरी वाले सवाल ऐसे आपको एग्जाम में खूब पूछते हैं, तो इसके लिए आप एकदम तैयार रहिएगा। क्लियर हो गया? तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी थ्योरी की क्लासेस। कल की क्लास में हम लोग जो हमने आकृतियां पढ़ी हैं, जो हमने डायग्राम्स देखे हैं, उसके फॉर्मूले पढ़ेंगे तथा प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तो नमस्कार।